नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। करीब 1 घंटे डाउन रहने के बाद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आखिरकार चल गए हैं। इस बीच लोगों को फेसबुक चलाने में दिक्कत हो रही थी। मैसेंजर भी कहीं कहीं स्लो काम कर रहा था। तकनीकी दिक्कत होने की वजह से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने और देखने में समस्या आ रही थी। 3 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ था। इंस्टाग्राम पर रिफ्रेश करने पर कुड नॉट रिफ्रेश फीड का मैसेज आ रहा था। फिलहाल सब ठीक हो गया है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में तकनीकी दिक्कतों के बाद ट्विटर पर #इंस्टाग्राम डाउन और #व्हाट्सएप डाउन ट्रेंड कर रहे थे। सोशल मीडिया ऐप में यह दिक्कत अभी 3 महीने पहले भी आई थी। 11 दिसंबर 2020 को फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप सभी डाउन हो गए थे। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस डाउन होने के बाद से दुनिया भर में इनके यूजर्स ट्विटर और फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सभी लोग इस पर मौज ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हवाई सफ़र फिर से महंगा होने जा रहा है। सरकार ने हवाई किराया को कम से कम 5% बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले फरवरी में सरकार ने प्राइस बैंड को 10 से 30% बढ़ाने का फैसला किया था। उस समय मिनिमम किराए में 10% और मैक्सिमम किराए में 20% का इजाफा किया गया था। अभी प्राइस बैंड में मिनिमम किराए को 5% बढ़ाया गया है। यह अप्रैल के अंत तक लागू रहेगा। ATF यानी हवाई जहाज के ईंधन के दाम बढ़ने के कारण यह फैसला किया गया है। यह जानकारी एविएशन मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने 100% क्षमता के साथ एयरलाइंस के संचालन को लेकर कहा कि अगर रोजाना आधार पर पैसेंजर की संख्या 35 लाख क्रॉस कर जाती है तो एयरलाइन को 100% क्षमता के साथ ऑपरेशन की इजाज़त मिल जाएगी। हालांकि 1 महीने में कम से कम 3 बार ऐसा होना जरूरी है। संक्रमण के बाद जब डोमेस्टिक एयर सर्विस की शुरुआत हुई थी तब यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर पूरे देश के रूटों को 7 कैटेगरी में बांटा गया था। हर कैटेगरी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम किराया फिक्स किया गया था। यह किराया इकोनॉमी क्लास के साथ ही इसमें यूजर्स डेवलपमेंट फीस, मैसेंजर सिक्योरिटी फीस और GST शामिल नहीं है। एविएशन मिनिस्ट्री ने 25 मई 2020 में डोमेस्टिक एयर सर्विस की इजाज़त दी थी। उसी समय पूरे रूट को 7 कैटेगरी में बांटा गया था। वर्तमान में सभी एयरलाइन को 20% सीटें औसत किराए से कम पर बेचनी होती हैं। पहली कैटेगरी 40 मिनट तक की हवाई यात्रा का है। इसका प्राइस बैंड 2200 रुपये से 7800 रुपये तक है। दूसरी कैटेगरी 40 से 60 मिनट का है। इसके लिए प्राइस बैंड 2800 से 9800 रुपये है। तीसरी कैटेगरी 60 से 90 मिनट का है। इसके लिए प्राइस बैंड 3300 से 11700 रुपये है। चौथी कैटेगरी 90 मिनट से 120 मिनट का है। इसके लिए प्राइस बैंड 3900 से 13000 रुपये है। पाँचवीं कैटेगरी 120 से 150 मिनट का है। इसके लिए प्राइस बैंड 5000 से 16900 रुपये है। छठी कैटेगरी 150 से 180 मिनट का है। इसके लिए प्राइस बैंड 6100 से 20400 रुपये है। आठवीं कैटेगरी 180 से 210 मिनट का है। इसके लिए प्राइस बैंड 7200 से 24200 रुपये का है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क को जरूरी कर दिया है। 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर को इसकी जानकारी दी है। सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और तीसरा 14 कैरेट। माना जा रहा है कि इससे कस्टमर और ज्वेलर्स दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर दोनों में किसी के मन में संशय नहीं रहेगा। गोल्ड के लिए हॉलमार्क की आप उसकी शुद्धता की पहचान है। वर्तमान में यह अनिवार्य नहीं है। पहले इसकी डेडलाइन 15 जनवरी 2021 थी। ज्वेलर्स एसोसिएशन की मांग पर इसे बढ़ाकर 1 जून 2021 कर दिया गया है। भारत बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड आयात करता है और कंज्यूम भी करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 700 से 800 टन सोना आयात करता है।
ज्वेलरी हॉलमार्क की प्रक्रिया में ज्वेलर्स BIS के A&H सेंटर पर ज्वेलरी जमा करते हैं और वहां उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। रिजल्ट के हिसाब से BIS उन पर मार्किंग करता है। ज्वेलर्स के लिए BIS के साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया है। यह काम अब घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए www.manakonline.in पर इस वेबसाइट पर जाना है, जहां जिस दस्तावेज की मांग की जाती है उसे जमा करना है और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक एप्लीकेंट BIS का रजिस्टर्ड ज्वेलर हो जाता है। BIS रजिस्ट्रेशन फीस को भी काफ़ी कम कर रखा है। अगर किसी ज्वेलर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 7500 रुपये, 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच सालाना कारोबार होने पर रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 रुपये और 25 करोड़ से अधिक टर्नओवर होने पर यह फीस 40,000 रुपये है। अगर किसी ज्वेलर का कारोबार 100 करोड़ के पार है तो यह फीस 80,000 रुपये है। बढ़ते हैं अगली खबर के समय। आज के समय में अगर आप नया सिम कार्ड खरीदने जा रहे हैं या फिर बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर PM किसान या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। यह 12 अंकों की इस पहचान संख्या की महत्ता को रेखांकित करता है। ऐसे में हमें अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आधार कार्ड का किसी तरह दुरुपयोग ना हो। आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड धारकों को इस बात की सहूलियत देता है कि वे ये चेक कर सकते हैं कि उनका आधार कार्ड पिछले 6 माह में कितनी बार और कहां-कहां सत्यापन के लिए यूज किया गया था। इसके जरिए आप 50 ऑथेंटिकेशन तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह किसी भी तरह के ऐसे इस्तेमाल को चिन्हित कर सकते हैं जो आपने किया ही नहीं है। UIDAI ने इस बाबत ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि आप पिछले 6 माह में 50 आधार ऑथेंटिकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से भी कम समय में 1.5 दर्जन से अधिक बैंक और NBFC ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इसमें देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। पहली बार 20 बैंकों और NBFC 7% से भी कम दर पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को लोन देने के लिए प्रेरित कर रहा है। संकट से जूझ रहे रियल्टी सेक्टर को उबारने के लिए केंद्रीय बैंक और सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऐसे में बैंकों द्वारा लोन की दर कम करना राहत भरा साबित होगा। बैंकों में होम लोन में कटौती को लेकर मुकाबला फरवरी में शुरू हो गया था। खास बात यह है कि पिछले 9 महीने में किसी भी नीतिगत दर में बदलाव नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार 1 साल में बैंकों के पास काफ़ी नकदी इकट्ठी हो गई है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण 2020 में बैंकों में सबसे ज़्यादा FD जमा हुई। आइए जानते हैं विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों के बारे में। ICICI बैंक ने अपने होम लोन रेट में कटौती कर उसे 10 साल के निचले स्तर पर ला दिया है। बैंक ने अपने होम लोन पर ब्याज दर को घटाकर 6.70% कर दिया है। ICICI बैंक के अनुसार 75 लाख रुपए तक के होम लोन वाले ग्राहकों को इसकी किफ़ायती दर का लाभ मिलेगा। 75 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए बैंक ने 6.75% का ब्याज दर निर्धारित किया है। यह किफ़ायती दर फिलहाल 31 मार्च तक के लिए ही है। SBI 1 मार्च को SBI ने अपने आवास ऋण पर ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की थी। अब बैंक 6.70% ब्याज पर आवास ऋण की पेशकश कर रहा है। SBI ने बयान में कहा कि नई दरें ऋण की राशि तथा कर्ज लेने के लिए सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी। इसके तहत ऋण 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगा।
बैंक ने कहा 75 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज दर 6.70% होगा। वहीं 75 लाख से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक ऋण के लिए ब्याज दर 6.75% होगी। बैंक ने कहा कि ग्राहक योनो ऐप के जरिए भी आवास ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 0.05% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आवास ऋण पर ब्याज दर में 0.05% की कटौती की है। आवास ऋण कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि अच्छा ऋण इतिहास रखने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को इस कटौती के बाद आवास ऋण 6.75% ब्याज पर उपलब्ध होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन ब्याज में 0.10% की कटौती की है। सीमित अवधि की इस कटौती के बाद ब्याज दर 6.65% पर आ गई है। इस कटौती के साथ बैंक का दावा है कि वह ग्राहकों को बाजार में सबसे कम ब्याज पर होम लोन उपलब्ध कराएगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि विशेष पेशकश के तहत ग्राहक 31 मार्च तक 6.65% पर लोन ले सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन हिंदुराव वाजे पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी SUV मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। वाजे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वाजे सिर्फ पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि 3 कंपनियों के निदेशक भी हैं। वाजे मुंबई पुलिस हैं या एक व्यवसायी? और क्या यह हितों का टकराव है? वाजे जैसे पुलिस अधिकारी कैसे डायरेक्टरशिप और इक्विटी रख रहे थे? उनके व्यवसायिक हितों के देखते हुए यह अलग से जांच का विषय हो सकता है। पुलिस अधिकारी वाजे का नाम 3 कंपनियों DG नेक्स्ट मल्टीमीडिया, मल्टीबिल्ड इंफ्रो प्रोजेक्ट और टेक लीगल सॉल्यूशन के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध है। मुंबई पुलिस के आयुक्त ने कहा, हम खोई विश्वसनीयता बहाल करने के लिए काम करेंगे। काम दो कंपनियों को कॉर्पोरेट मामले में मंत्रालय ने बंद कर दिया था, जबकि DG नेक्स्ट मल्टीमीडिया अभी भी सक्रिय कंपनी के रूप में सूचीबद्ध है। शिरीष थोरात 2 कंपनियों में निदेशक के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसी खबरें हैं कि वह एक मर्सिडीज चला रहा था जिसे पुलिस मुख्यालय में नकली नंबर प्लेट के साथ पार्क किया गया था। DG नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड को 27 सितंबर 2011 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसे गैर सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई में पंजीकृत है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 5 लाख रुपए और इसकी पेड अप कैपिटल भी 5 लाख रुपए है। रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी की स्थिति सक्रिय है। कंपनी लाइन टेलीफोन और लाइन टेलीग्राफी के लिए उपकरण और टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमीटर के निर्माण में शामिल है। DG नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक अंतिम बार 30 सितंबर 2017 को आयोजित की गई थी। इसकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को दर्ज की गई थी। कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। DG नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड के निदेशक वेंकट अप्पा साहेब वेज, संयोग शिवाजी लेसार, शिरीष थोरात, आलोक जयंत ठक्कर, सुमित महेंद्र राठौर और सचिन हिंदुराव वाजे हैं। इसका पंजीकृत पता ऑफिस नंबर 1 केलकर कंपाउंड कोड नाका ठाणे महाराष्ट्र है। मल्टीबिल इंफ्रा प्रोजेक्ट को 19 जनवरी 2013 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसे गैर सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई में पंजीकृत है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 5 लाख रुपए और इसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए है। यह सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पार्ट्स या फिर पूर्ण संरचना के निर्माण में शामिल है। मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के निदेशक संजय चंद्रकांत मासिलकर, सचिन हिंदुराव वाजे, उदय पुंडलिक वागले, यश उदय वागले और विजय पंधारी गवई हैं। मल्टीबिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का स्थायी पता राधा निवास, केलकर कंपाउंड, कोट नाका ठाणे पश्चिम मुंबई है। टेक लीगल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 5 फरवरी 2010 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसे गैर सरकार कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह रजिस्टर्ड और कंपनी मुंबई में पंजीकृत है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 2 लाख रुपए है और इसकी पेड अप कैपिटल 1,30,000 रुपये है। यह व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल है।
टेक लीगल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक आखिरी बार 30 अगस्त 2011 को आयोजित की गई थी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार इसकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2011 को दर्ज की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किताबें चरित्र निर्माण का सबसे अच्छा साधन होती हैं। अच्छे विचारों, मोरल कहानियों से भरपूर किताबों से देश की युवा पीढ़ी एक नई दिशा दी जा सकती है। इनसे ही देश में एकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है। इसलिए पुस्तकों को ज्ञान की बहती हुई गंगा कहा जाता है जो कभी नहीं थमती। लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी भी होती हैं जो हमारा गलत मार्गदर्शन करती हैं, इसलिए हमें ऐसी किताबों को पढ़ने से बचना चाहिए। जयपुर में मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष यूनिस चौपदार ने जयपुर के थाना अधिकारी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जयपुर द्वारा प्रकाशित प्रिंटेड संजीव पासबुक कक्षा 12 की राजनीतिक विषय की पुस्तक के पेज नंबर 395 से लेकर 408 तक प्रिंटेड भागों में आतंकवाद का कारण मनमाने तरीके से इस्लाम धर्म को बताया गया है। यूनिस ने पत्र में लिखा कि इस बुक के अंदर इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें इस्लाम धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया गया है और इस्लाम धर्म के मानने वालों को भड़काने की कोशिश की गई है। इसमें सांप्रदायिक दंगा भड़काने और विशेष रूप से मुस्लिम समाज की भावना को भड़काने का प्रयास किया गया है और इससे मेरी भी भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने अधिकारी से अनुरोध किया है कि इस पुस्तक के लेखक और संजीव प्रकाशन के मालिक और इससे संबंधित सभी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 600 करोड़ रुपए की ठगी के एक मामले में ईडी ने शुक्रवार को केस दर्ज किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। मुख्य आरोपी लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला अजीत गुप्ता और उसकी आईएफएस पत्नी निहारिका सिंह है। निहारिका इटली के भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के पद पर तैनात है। आईएफएस होने के कारण निहारिका के कॉन्टैक्ट कई राजनेताओं से हैं। अजीत ठगी करने के लिए पत्नी की नेताओं के साथ वाली फोटो का इस्तेमाल करता था। यूपी में उसके और उसकी कंपनी के सदस्यों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ ने जुलाई 2020 में अजीत को लखनऊ के पीजीआई इलाके से गिरफ्तार किया था। अजीत ने ठगी के लिए 2010 में अनी बुलियन नाम की एक कंपनी बनाई थी। उसने सबसे पहले अयोध्या के आसपास के जिलों में लोगों को 40% फायदे का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा करवाए। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अपना जाल बिछाता चला गया। आईएफएस निहारिका सिंह की कंपनी के कार्यक्रमों में पहुंचकर जबरदस्त फायदे का दावा करती थी। दोनों ने मिलकर सैकड़ों किसानों से ठगी की। आईएफएस निहारिका सिंह बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाती और उसके बाद अजीत अपनी पत्नी का फोटो दिखाकर लोगों को आसानी से झांसे में लेता था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ दिनों से 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की खबर काफ़ी चर्चा में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई एक जनहित याचिका में कहा गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। इसके पीछे आधार से लिंक नहीं होने की वजह बताई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी एक जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका नाम भी राशन कार्ड लिस्ट से कटा है तो आप दोबारा से अपना राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। आइए जानें इससे जुड़ी सभी बातें। जैसे आपका नाम किसी दूसरे राशन कार्ड से पहले जुड़ा हो, आधार कार्ड का नंबर आपके राशन कार्ड से ना जुड़ा हो, आपके राशन कार्ड के मुखिया की मृत्यु हो गई होने पर भी आपका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। इस परिस्थिति में घबराए नहीं, राशन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन कर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आप शादी के बाद पत्नी या फिर बच्चे के जन्म के बाद उसका भी नाम जुड़वा सकते हैं। किसी का नाम भी अगर राशन कार्ड से कट गया है तो आधार कार्ड और अपना नाम जिस राशन कार्ड में जोड़ना है उस कार्ड की फोटोकॉपी लेकर पड़ोस वाले सीएससी सेंटर या जन सुविधा केंद्र में जाएं। वहां पहुंचकर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके बाद आपके वहां से रसीद मिलेगी, इसे लेकर आप अपनी तहसील में जमा करें। कुछ ही दिनों बाद आपका राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा। सबहार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। दी डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।